साथियों, एक नौकर अपने मालिक को, जिसकी उम्र महज अभी 14 से 15 साल है, मालिक उसको पढ़ाने के लिए ले गए हैं, लेकिन वह नौकर उस मालिक को बर्बाद हुए भी देखता है और आबाद हुए भी देखता है। साथियों, उस घर में जब खाने को लिए कुछ भी नहीं होते, एक 25 साल की बहू है विधवा, और अपने मालकिन के लिए वो खुद खाने पीने की व्यवस्था करता है, ऐसी उनकी परिस्थिति हो जाती है। साथियों नमस्कार, हमारी यूनिक स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं मैं सुनील सिंह पटेल। साथियों थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो को देखिएगा। साथियों, एक दिल्ली के व्यवसायी जो कि जिनके 4 बेटे होते हैं, 4 बेटे में 3 बेटे बाहर बिजनेस व्यवसाय खुद का करते हैं, एक बेटा उनके साथ रहता था। उनके रिलेटिव का एक लड़का था, जो कि उनके रिलेटिव में जो था लड़का, उनकी स्थितियां ठीक नहीं होती तो अपने रिलेशन में सेठ जी के यहाँ बच्चे को छोड़ देते हैं। बच्चे को सेठ जी शिक्षा दीक्षा दिलवाते हैं। बच्चा बड़ा होता है, 18, 20, 19 साल की उसकी उम्र हो जाती है, तो सेठ जी के कामों में मदद करता है, कुछ घर का भी काम काज करने लगता है। पढ़ाई में उसका ज़्यादा मन नहीं लगता। साथियों, कुछ इतना पढ़ लेता है कि कुछ जानने पहचानने लगता है अक्षरों को। जब उसका कुछ नहीं मन करता तो सेठ जी के यहाँ काम करने लगता है। साथियों, लेकिन सेठ जी के एक व्यवसायी थे, उनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, छोटा बेटा भी उनके काम में मदद कराता था। उनकी छोटे बेटे की बहू भी है, जिसकी उम्र मात्र 22-23 साल थी उस समय जब उसकी शादी हुई थी। लेकिन शादी के 2-3 साल बाद ही छोटे बेटे का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो जाता है। इसके बाद सेठ जी अकेले हो जाते हैं, क्योंकि 3 बेटे जो थे वह बाहर रहते थे, खुद वह अलग बिजनेस करते थे। यह अकेलापन उनका एक नौकर बेटे की तरह जो थे वही कुछ मदद करता था। लेकिन साथियों, सेठ जी कि अचानक परिस्थिति ऐसी बदल जाती है कि उनका बिजनेस व्यवसाय में काफ़ी घाटा हो जाता है। साथियों, उनके ऊपर काफ़ी कर्ज आ जाता है, तो जो उनका व्यवसाय का पैसा होता है सारा डूब जाता है। डूबने के बाद उनको दिल का दौरा भी पड़ जाता है। साथियों, उधर बेटे का भी कम होता है। घर में 24 से 25 साल की एक बहू है, जवान बहू है, अब उसको कहाँ ले जाएं। साथियों, तमाम उनको चिंताएं खाने लगती हैं, उनका दिल का दौरा पड़ जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको एडमिट किया जाता है, बेहोशी हालत में हैं। अचानक से कुछ टाइम के लिए होश में आते हैं तो अपनी पत्नी को बुलाते हैं। पत्नी को बुलाने के बाद उसको बहुत सारी बातें समझाते हैं कि तुम्हारे पास बहुत, पत्नी उनके सीने पर सर रख के रोने लगती है। साथियों, उनको पत्नी को बहुत समझाते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जिम्मेदारियां हैं, अभी तुम्हारे ऊपर एक बहू की जिम्मेदारी है, जिसकी तुम कहीं शादी कर दो, जिससे तुम भी जिम्मेदारियों से मुक्त हो और निश्चिंत हो के खुशी खुशी मेरे साथ आ। पत्नी कहती है मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन सेठ जी कहते हैं ऐसा तो संभव नहीं है, संभव होता तो मैं तुम्हें ज़रूर साथ ले चलता, इस जिम्मेदारियों को तुम पूरा कर दो, अब मेरे बाद तुम ही हो ऐसे। 3 बेटे हैं जो किसी काम के नहीं हैं, उनको तो कुछ जिम्मेदारी दे नहीं सकते। वो एक नौकर है राजकरण, उसको भी बेचारे को कितना मेरे परिवार की हेल्प करता है, मैं उसको क्या जिम्मेदारी दे सकता हूँ। साथियों, इसके बाद बहू पहुँचती है, बहू भी फूट फूट कर रोने लगती है। बहू को फूट कर रोने देखना सेठ जी के रह नहीं आया। कहता है बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यही कहूँगा कि तुम एक अपने लिए सुंदर सा लड़का देख लो, अच्छा वर देख कर शादी कर लो बेटा। यहाँ कब तक तुम अपनी इस सासू माँ के साथ रहोगी, तुम्हारी अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है, क्योंकि उनकी बहू की उम्र मुश्किल से 24 से 25 साल थी। साथियों, उनको भी समझाते हैं, नौकर को बुलाया जाता है। नौकर राजकरण सेठ जी, जिनका नाम श्यामधर था, पत्नी उनकी कुसुम कला, जो बहू थी राजकुमार, जो छोटा बेटा है उसकी पत्नी थी सरोज। इधर राजकरण को बुलाया जाता है, जो नौकर था, उनको भी समझाते हैं कि बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की, लगभग 15 साल तुमने मेरी सेवा की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी का
तुम अपने मालकिन का ख्याल रखना। नौकर उनकी हाँ में हाँ मिला देता है कि ठीक है सेठ जी, आप रहें या ना रहें, लेकिन मैं माँ जी का ख्याल रखूँगा। साथियों, इसके बाद वह बेहोशी हालत में चले जाते हैं। उनके बेहोशी हालत के जाने के बाद कुछ देर में उनके बाहर जो रहते थे तीनों बेटे बहू आ जाते हैं। आने के बाद देखते हैं पिताजी एकदम मरणासन्न पड़े हैं, आईसीयू में थे। वहीं वो कुछ ज़मीनी जो प्रॉपर्टियां थी पिताजी के नाम था, वह बंगला जिसमें रहा करते थे, लगभग उसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास थी। तीनों बहुएं अपनी सासू माँ से कहने लगती हैं कि आपने मुझे कुछ हिस्सा नहीं दिया है, क्यों न उस बंगले में हम लोगों को भी दे दें। उनकी सासू माँ समझाती हैं कि बेटा अभी हम लोग उसमें रहते हैं, हमारे जाने के बाद वह तुम्हारा ही हो जाएगा, कम से कम निश्चिंत से तो रहने दो। लेकिन उनकी जो बेटे भी उस अपनी पत्नियों के हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं कि क्या करोगी, उस घर को हम लोगों को क्यों नहीं दे देती, इस जो तुम्हारी बहू है इसको क्यों रखी हो, नौकर को क्यों रखी, इसका क्या काम है, जब व्यापार में भी पिताजी के घाटा लग रहा था, क्यों फालतू पैसे खर्च कर रही हो। अब खाने के लिए भी ऐसी स्थिति है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है और एक नौकर रखे हो, एक बहू बैठाए हो घर में। साथियों, वो तो माँ है, उसके लिए तो बेटे बेटे होते हैं। साथियों, उनकी बातों को ऐसे ही टाल देती हैं, लेकिन जब वो अपनी छोटी बहू के बारे में ऐसा सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। कहती हैं मेरे छोटे बेटे का भी तो हिस्सा है इस घर में, उसकी पत्नी है, क्या हम तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि ये इस घर में रहे, इसकी कहीं तुम लोग कहीं शादी करवा दो पैसे खर्च करके अच्छे से, तो ये बहू मेरी चली जाएगी। क्या ऐसे चली जाएगी, ऐसे ही इसको लाए थे। बेटों को समझाती हैं, बहुओं को समझाती हैं, क्या तुम लोग ऐसे आई हो, ये भी तो मेरी बहू है तुम लोगों जैसे। काफ़ी समझाती हैं, उनके बेटे बहू उनसे काफ़ी नाखुश होते हैं इन बातों से, लेकिन उनके लिए तो सभी बेटे और बहुएं बराबर थी। बातें चल ही रही होती हैं कि अचानक ही उनके पति का डॉक्टर बताते हैं कि इनकी सांसें थम गई हैं, आईसीयू में ही थे, उनका निधन हो जाता है। साथियों, सेठ जी की उम्र भी इस समय लगभग 66 वर्ष के आसपास थी। साथियों, जब उनका निधन हो जाता है तो वहाँ उनके बेटे भी उपस्थित थे। उनका अंतिम संस्कार ले जाकर उनके जहाँ होता है वहाँ ले जाते हैं और अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद घर आते हैं सभी बेटे और बहू, प्रॉपर्टी के लिए पुनः माँ से विवाद करते हैं। माँ डांट फटकार कर उनको घर से भगा देती है, कहती है जब तक मैं जीऊँगा इस घर में तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ये तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए यहाँ आते हो, बाकी तुम लोगों को हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखते कि हम लोग किस परिस्थिति में है। तुम्हारे बाबूजी इतने व्यापार में घाटा खाए थे, तुम लोग अगर थोड़ी सी भी मदद कर देते तो वो आज इस दुनिया में होते। तमाम तरह की बातें समझाती हैं, कहती हैं तुम लोग इतना पैसे कमाते हो, आज तक तुम लोगों ने थोड़ी भी मदद ना अपने पिता की ना मेरी की। साथियों, डांट फटकार कर उनको जब डांटती फटकारती हैं तो गुस्से में तीनों बेटे चले जाते हैं अपनी अपनी पत्नियों को लेकर। लेकिन बीच बीच उस घर में आते हैं क्योंकि उनको उस प्रॉपर्टी से मतलब होता है। उनको 2 करोड़ का वह बंगला दिखाई देता है साथ में, और उसको माँ जी से कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद अपनी नौकर को भी समझाते हैं, लेकिन नौकर कहता है कि माँ जी, कुसुम कला जी कहती हैं कि बेटा अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, हम लोग अपना ही गुजारा करने में असमर्थ हैं, तुमको मैं कहाँ से तनख्वाह दूंगी। नौकर कहता है माँ जी, क्या मैंने आज 6 महीना से पिताजी घाटा खा रहे थे अपने व्यवसाय में, क्या मैंने पैसा मांगा है। अगर मैं थोड़ी भी बहुत इस परिवार के लिए मदद कर सकूं, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। साथियों, वो कहता है कि पिताजी को मैंने वचन दिया है, मेरे मालिक जब अंतिम सांस ले रहे थे उन्होंने मुझे कहा था कि तुम अपनी नौकर मालकिन का
ख्याल रखना। तो वह नौकर यही बात बताता है कि मैंने सेठ जी को ये वचन दिया था कि बाबूजी मैं मालकिन का ख्याल रखूँगा जब तक यहाँ रहूँगा। साथियों, परिस्थिति ऐसे आ जाती है कि वह परिवार दाने दाने के लिए तरसने लगता है, क्योंकि हवेली तो बनी थी लेकिन हवेली को बेचा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसमें 3 बेटे भी अड़ंगा लगा देते, वो बेचने न देते। और वो खाने पीने के लिए भी माँ को व्यवस्था नहीं करते। वो तो चाहते थे कि माँ भी जल्दी चली जाए और ये जो छोटी बहू है ये भी कहीं चली जाए, नौकर भी भाग जाए, ये इस ज़मीन पर मेरा जितना जल्दी हो सके कब्जा हो जाए। वो तो ये चाहते थे। ऐसे नालायक बेटे थे साथी। इसके बाद जब परिस्थिति बहुत ऐसी आ जाती है कि दाने के लिए भी तरसेगा परिवार, तो वह नौकर ही है जो उस परिवार के लिए जाता है, बाहर मजदूरी करता है और शाम को जो कुछ पैसे मिलते हैं उसके लिए परिवार को कुछ खाने पीने का। उस नौकर के उस अपने मालकिन जैसी माँ की परिस्थिति देखी नहीं जाती। वह सोचता है कि कुछ मैं ऐसा बिजनेस व्यवसाय करूं जिससे कि डेली की इनकम हो। वह एक ऑटो रिक्शा लेता है, फाइनेंस कराता है उसका और ऑटो रिक्शा लेके आता है, उसको डेली रोड पे चढ़ाने लगता है। जो कुछ पैसे मिलते हैं तो परिवार के खर्चे के लिए निकालता है और जो बचते हैं उसमें ऑटो का ईएमआई भरता है। साथी, धीरे धीरे काम उसका ठीक ठाक चलने लगता है। इधर परिवार का गुजर बसर भी वो अपने मेहनत से वह नौकर करने लगता है। साथियों, एक दिन उसके 3 लड़के आते हैं। उस परिवार अपनी माँ को कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारी छोटी बहू और तुम्हारा नौकर जो है क्या गुलछर्रे उड़ाता है, क्या माँ तुम्हें पता है? माँ जी कहती हैं, क्या बात है बेटा, मैंने तो कभी ऐसे नहीं सुना। कहते हैं तुम्हारे पीठ पीछे ये दोनों आपस में क्या क्या गुल खिला रहे हैं, तमाम तरह की बातें। और कहते हैं उनकी बहुएं भी कहती हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होती। यह बात बहू भी सुनती है, माँ जी से कहती है, माँ जी ये जो मुझ में दाग लगा रहे हैं, क्या तुम सोच सकती हो कि मैं ऐसी हूँ? वह नौकर जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता है इस परिवार को पालने पोसने के लिए, क्या वो इस परिवार से दगाबाजी कर सकता है? साथ माँ उसको समझाती है कि बेटा ठीक है, जो कह रहे हैं, लेकिन यह बात में तुम मेरी कभी ध्यान ही नहीं गया। तुम लोगों की भी कोई ज़िंदगी है, क्या तुम लोग दोनों एक दूसरे को से शादी कर सकते हो? तुम लोग भी घर बसा लो। जब बेटे उनके ऊपर लांछन लगाते हैं तो उस माँ का उनके प्रति ध्यान जाता है कि ये तो संभव नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों की हम शादी कर दें, ये खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। बेटी भी विधवा है, बहू जो है उसको एक जीवन साथी मिल जाएगा। और जो उसने ठाना है कि उसके पति ने अंतिम समय में कहा था कि मेरी माँ बाबूजी का ख्याल रखना, तो उसका वह भी वचन पूरा हो जाएगा और वह मेरे साथ भी रह जाएंगे दोनों। नौकर भी अपने मालिक से वचन ले चुका है कि वह अपनी मालकिन का ख्याल रखेगा, तो दोनों साथ भी रहेंगे और दोनों की शादी भी। यह बात वह नौकर से कहते ही हैं। नौकर कहता है, माँ जी मैं कहाँ एक नौकर, कहाँ वो मालकिन है, ऐसा संभव नहीं है, शायद मैं उनके लायक नहीं हूँ। इसके बाद वह बात को अब डेली एक प्रक्रिया बन गई है कि सुबह होती है, घर में उसको टिफ़िन लगा दिया जाता है राजकरण को। राजकरण टिफ़िन लेकर चला जाता है। जाने के बाद वह अपना दिन भर रोड पे व्यवसाय करता है, ऑटो चलाता है, शाम का वक्त होता है पुनः घर वापस आता है। जो कुछ पैसे मिलते हैं कुछ उस पैसे को वो ऑटो की ईएमआई भरने के लिए निकाल देता है, बाकी परिवार की ज़रूरत की चीज़ों को सामानों के लिए अपनी मालकिन को पैसे देता है कि माता जी इसको रखिए, जो भी ज़रूरत की सामानें होगी, तबीयत ख़राब होगी तो दवा वगैरह के लिए ये पैसे आप कुछ रखे रहिए हर समय। साथियों, समय बीतता है, अचानक उनकी मालकिन की तबीयत ख़राब होती है, उनको भी दिल का दौरा पड़ता है और अचानक उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन तब तक उनकी सांसें निकल चुकी होती हैं, उम्र भी उनकी काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 65 साल के वह थी।
बेटे बहू उनसे नाराज़ होते हैं। यही दोनों, उनका नौकर और बहू, उनके अंतिम संस्कार करते हैं साथियों। अंतिम संस्कार करने के बाद नौकर जो था राजकरण, वो कहता है मालकिन से कि अब तो मेरा टाइम, यहाँ जो मैंने अपने बाबूजी को जिम्मेदारी दी थी मालिक को, वो ख़त्म हो गई। माँ जी भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस घर में मैं रह के क्या करूँगा। मालकिन को समझाता है कि आप भी कहीं घर बसा लें, मैं भी अपने गांव जाना चाहती हूँ। मालकिन कहती हैं क्या माँ जी ने आपसे कुछ कभी कहा था। नौकर कहता है कि हाँ, माँ जी ने कहा था कि आपसे मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, आप तो एक मालकिन हैं, मैं आपका नौकर हूँ, आपके लायक ही मैं नहीं हूँ। लेकिन सरोज जी जो थी वह समझाती हैं कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप मेरे लायक नहीं हैं। तमाम दोनों की आपस में बातें होती हैं। नौकर उनको समझा रहा है कि आप मालकिन हैं, मैं नौकर हूँ, ये हम लोगों की ज़िंदगी एक साथ नहीं बीत सकती। लेकिन उसकी बातों से सरोज जो है संतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन कहती हैं कि ऐसा करो, तुम 2 दिन और रुक जाओ, इसके बाद तुम अपने गांव चले जाओ। लेकिन जो नौकर था वो रुकने का तैयार नहीं होता। वो अपना बैग वैग भरता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। कहते हैं ठीक है, जब नहीं रुकना है तो बिल्कुल जा सकते हो, आप फ्री हो, उसके लिए कोई दबाव नहीं है। लेकिन अगर 1 दिन भी रुक जाते तो भी हो सकता है। लेकिन नौकर नहीं रुकता, वो चला जाता है। स्टेशन पे पहुंचता है, ठंड का महीना होता है। अपने बैग से वो एक शाल रखा हुआ था, उसको ओढ़ने के लिए साथियों जब निकालता है तो क्या देखता है कि उसमें एक पर्ची पड़ी है। पर्ची में साफ साफ लिखा है कि आपने अपने मालिक का अंतिम संस्कार किया, मालकिन का किया, तो क्या एक छोटी मालकिन का भी नहीं कर सकते। मेरा कौन अंतिम संस्कार करेगा। जब यह बार नौकर देखता है तो भागा भागा पहुंचता है। वहाँ पहुंचता है तो मालकिन कुछ ऐसा करने वाली थी, तभी पकड़ लेता है। कहता है मालकिन यह क्या कर रहे हो। सरोज जी कहती हैं कि जब मैं तुम्हारे लायक तक नहीं हूँ तो मेरा इस दुनिया में जीने का क्या अधिकार है। साथियों, नौकर की भी उम्र इस समय 28-29 साल है। उसकी मालकिन जो विधवा है वो उनकी उम्र 24 से 25 साल है। दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद हंसी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। समय बीतता है, परिवार में एक नए नन्हे मुन्ने का आगमन होता है साथियों। परिवार ठीक ठाक से चलने लगता है, खुशियों से भर जाता है साथियों। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। नमस्कार।